हाँ CMSL सबसे पहले ना इंडेक्स में 2 पार्ट बाइफर्गेट कर लेना। पार्ट ए में 7 चैप्टर्स, वो बाइफर्गेशन नहीं हुआ है। स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स पार्ट ए 40 मार्क्स एंड फिर पार्ट बी अपने 11 चैप्टर 60 मार्क्स। चैप्टर 3 ओपन करना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। पहला दिन है, मॉड्यूल बुक के साथ देख के इच्छा है। इसमें नहीं आएगा, ये ड्राइवर है। राइटिंग प्रैक्टिस कब से चालू होती है? राइटिंग प्रैक्टिस कल से स्टार्ट है। एक चैप्टर अपने पास कंटेंट है अभी, क्योंकि CMSL में अभी तक अपने पास राइटिंग प्रैक्टिस का आज से करना है। हाँ मतलब वो लास्ट टाइम जैसे होगा बैठने पढ़ के आएंगे अब क्वेश्चंस आएंगे वही ना वही करोगे। कल से चालू कल से चालू आज भी ना राइटिंग प्रैक्टिस से तो नोटबुक लेना होगा। उसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों बेचारे को बताऊँ ये भी बताते ना पढ़ के भी हाँ पढ़ के आना देखो सबसे मेन चीज तो मिनट आएगा मुझे लगा पेज हाँ पेज में लिख स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अब इससे पहले ना अपना बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सब कुछ कवर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1950s के टाइम पे ना स्टॉक ब्रोकर का कॉन्सेप्ट धीरे 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 प्रेवलेंट हुआ था। 1950s के टाइम में स्टॉक ब्रोकर ऐसे कोई कंपनी की तरह काम नहीं करते थे। इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर या एक दूसरे के साथ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस बना के काम करते थे। तो दिक्कत ये हुई कि स्टॉक ब्रोकर स्मॉल लेवल पे काम कर रहे थे, बट धीरे धीरे वो अनरेगुलेटेड थे। और कोई भी सेक्टर अगर अनरेगुलेटेड होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ, एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल छूट जाता है और जो भी अनरेगुलेटेड सेक्टर है वो बहुत डोमिनेंट और बहुत पावरफुल होता है। धीरे धीरे स्टॉक ब्रोकर्स के साथ भी यही हुआ। फिर गवर्नमेंट को थ्रेट होने लगा कि अगर ये इतना अनरेगुलेटेड रहेंगे तो हमारे हाथ से ही ना निकल जाएं। इसीलिए ये एक्ट आया 1956 के टाइम पे, दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। यहाँ पे बोला गया कि जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं अभी जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, अगर उनको एज अ स्टॉक एक्सचेंज काम करना है तो उनको सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, फिर ही वो एज अ स्टॉक एक्सचेंज काम कर पाएंगे। तो बेसिकली इसका आया क्यों समझ आया? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पहले अनऑर्गेनाइज थे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थे और कोई भी कंट्रोल नहीं था। उन पे कंट्रोल लाने के लिए तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ही वही है कि सबसे पहले बताया गया है कि अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन प्रिवेंट करने के लिए ये पूरा का पूरा स्क्रा एक्ट आया।
दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर देयर एक्टिविटी। स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, उसको लाने के लिए ये एक्ट इफेक्ट में आया। 1956 का एक्ट है और 1957 से ये होल ऑफ इंडिया पे लागू हुआ। अब ये जो ऑब्जेक्टिव या प्रीएम्बल है वो डायरेक्टली ब्रॉड फ्रेमवर्क के सेकेंड पैराग्राफ पे आना, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ऊपर जो लिखा है वो वापस यहाँ पे लिखा है, तो हम एक ही जगह से पढ़ लेते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन। The Security Contract Regulation Act provide for direct and indirect control over all aspect of the security trading। अब सारा का सारा सिक्योरिटी की ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई कंट्रोल नहीं था, तो उस पर गवर्नमेंट चाहती थी कि हर टाइप का कंट्रोल लेके आए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन कौन सी सिक्योरिटी ट्रेडिंग जैसे स्टॉक एक्सचेंज रन करते हैं, एंड उसके साथ साथ मेन एम था टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड कोई भी फेक, फिक्टिशियस या फिर मलिशियस ट्रांजैक्शन को रोकना। उसके साथ साथ यहाँ पे बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस और एंड इन डीलिंग देयरइन, दो काम। एक तो सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन को रोकना, और वो कैसे रोकेंगे कि सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड बिजनेस को रेगुलेट करके रोकेंगे। तो ये मेन एम थे। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जुरिस्डिक्शन मिला था कुछ चीज़ों के ऊपर इस एक्ट के आने के बाद, वो चीज़ें थी पहला स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूड सुपरविजन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टॉक एक्सचेंज को सुपरवाइज कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है, टर्म्स और कंडीशन के लिए प्रोफॉर्मा बना सकती है और बता सकती है कि ये टर्म्स होने चाहिए। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि अगर स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटी लिस्ट करती है तो भी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइज या कंट्रोल कर सकती है। तो ये जो ऊपर ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव वापस रिपीटेड है जो हमने इधर देखा, अनडिसाइडेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, और कैसे करोगे, दैट इज बाय रेगुलेटिंग डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। तो ये सारा काम यहाँ पे स्क्रा एक्ट का है। यहाँ पे बेसिक क्लियर है। तो कौन सा, ये स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूड सुपरविजन। तो ये पॉइंट इसी पॉइंट के साथ लिंक्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के आने के बाद कुछ पावर्स मिली, कुछ जुरिस्डिक्शन मिली। तीन चीज़ों के ऊपर पावर मिली। एक तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। आज दो ही स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड है, एनएसई और बीएसई। और अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज काम करता है तो उसको गवर्नमेंट से पहले रिकॉग्निशन या फिर परमिशन लेना पड़ता है, तभी वो काम कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिकॉग्निशन का पावर आया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन पे सुपरवाइज कर सकती है, उन पे जुरिस्डिक्शन आया। और तीसरा यहाँ पे बोला गया है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी तो वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तीनों पॉइंट्स क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब यहाँ पे बोला गया एज अ कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन अ स्टॉक एक्सचेंज नीड्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन। अब अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी बॉडी को, किसी भी कंपनी को एज अ स्टॉक एक्सचेंज काम करना है तो सबसे पहले वो परमिशन लेने जाएंगे किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको रिकॉग्नाइज करेगी, परमिशन देगी। और अगर परमिशन दी तो सामने सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टर्म्स और कंडीशन भी रखेगी, तो स्टॉक एक्सचेंज को वो टर्म्स और कंडीशन माननी पड़ेगी। अब स्टॉक एक्सचेंज टर्म्स और कंडीशन मानती है तो स्टॉक एक्सचेंज के पास कुछ खुद की पावर्स भी है। अंदर के जो भी मैटर्स होते हैं ना, अंदर के मैटर को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज खुद के ही बायलॉज बना सकती है, रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टॉक एक्सचेंज फ्रेम देयर ओन लिस्टिंग रेगुलेशन इन कॉन्सोनेंस विद द मिनिमम लिस्टिंग क्राइटेरिया। इन कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस या फिर इन लाइन विद। तो बेसिकली लिस्टिंग का क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी कि लिस्टिंग के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को देखते हुए अपनी रूल्स रेगुलेशन और बना सकती है लिस्टिंग के। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि स्क्रा के अंदर कौन कौन से रूल्स बने हुए हैं। तो आज तक कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता कि स्क्रा एक्ट के अंदर कौन से रूल्स बने हुए हैं, आप वो रूल्स बता देना। तो यहाँ पे जस्ट नेम्स है। पहला सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, और अपील के लिए रेगुलेशन। 4 रूल्स और रेगुलेशन इधर बताए हुए हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 28 में बताया हुआ है कि ये जो स्क्रा एक्ट है वो कौन कौन सी चीज़ों पे या कौन कौन से एरिया पे अप्लाई नहीं होगा।
3 टाइप की नॉन एप्लीकेबिलिटी है। पहला कि गवर्नमेंट, आरबीआई, कोई भी लोकल अथॉरिटी या कोई भी कॉरपोरेशन जो कि स्पेशल लॉ के अंडर बनी है उस पर इसका एक्ट अप्लाई नहीं होगा। स्पेशल लॉ के अंडर कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? जो जिसके पावर फ्रेमवर्क से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर आती है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। स्पेशल लॉ मतलब कोई भी एक्ट पास हुआ है उसके अंदर कोई भी कॉरपोरेशन बनी है। जैसे आरबीआई एक्ट हुआ उसके बाद ही आरबीआई बना, एलआईसी एक्ट उसके बाद एलआईसी बना, तो ये स्पेशल कॉरपोरेशन है। जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका पूरा एक्ट है, उसी एक्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनी, तो ये सारी स्पेशल कॉरपोरेशन पे अपना स्क्रा एक्ट नहीं लगेगा। जैसे अब मान लो रिलायंस सिक्योरिटीज इशू करता है, टाटा मोटर्स सिक्योरिटी इशू करती है, तो स्क्रा एक्ट लगेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे, आरबीआई सिक्योरिटी इशू करे, तो उन पे स्क्रा एक्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एनी कन्वर्टेबल बॉन्ड और शेयर वारंट, एनी ऑप्शन और राइट, इन पे भी स्क्रा एक्ट नहीं लगता। शेयर वारंट क्या होता है? नहीं, शेयर सर्टिफिकेट नहीं। शेयर वारंट ना काइंड ऑफ आप मान लो कूपन जैसा होता है। कूपन यहाँ पे इसका मतलब है कि मान लो आपके पास एक शेयर वारंट है तो उस पर लिखा होगा कि इस शेयर वारंट को आप दे के कंपनी के 10 शेयर ले सकते हो इतने इतने रुपीज़ पे। जैसे अपने पास वाउचर्स होते हैं ना, लाइफ स्टाइल के, मिंत्रा के, एक्सेट्रा वाउचर्स, तो वाउचर्स को हम रिडीम कर सकते हैं। तो शेयर वारंट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे आप होल्डर हो तो आपका राइट है कि आप उतने शेयर्स ले सकते हो। जैसे डिस्काउंट वाउचर्स पे कुछ अमाउंट पेड होता है, कुछ आपको पे करना पड़ता है सामने, वैसे ही शेयर वारंट होता है। सपोज यहाँ पे एक शेयर वारंट है, एक सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा हुआ है कि आपको 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे 100 रुपीज़ ईच के। तो ये तो आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं, आपको इसी अमाउंट का कुछ अमाउंट देना पड़ेगा शुरू में ही। तो आपने मान लो हर इक्विटी शेयर के 30 रुपीज़ दे चुके हो, तो आप जब ये वारंट दोगे तो ऊपर कितने रुपए दोगे? 70 रुपीज़ दोगे पर इक्विटी शेयर। और कितने इक्विटी शेयर के लिए है? 10 इक्विटी शेयर के लिए। तो आपको 700 रुपये अभी देने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 1000 रुपये। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, ये अपने को पहले ही मिल जाता है। आज मान लो इसी इक्विटी शेयर का प्राइस 500 है तो भी अपने को यहाँ पे कितने टोटल अभी देने पड़ते हैं? नहीं 30, हाँ 500 है तो अगर वही शेयर अभी हम फ्रेश में लेते तो अपने को 470 देने पड़ते, है ना। लेकिन इस पे ऑलरेडी पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस और प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी लिखी है, तो इसी प्राइस पे अपने को मिलेंगे। तो अपने को 470 की जगह सिर्फ और सिर्फ इधर कितने देने हैं? 70 रुपये ही देने हैं इंडिविजुअल शेयर के लिए। पॉइंट समझ आया? हाँ, इंडिविजुअल शेयर। एक मिनट, अब इंडिविजुअली लेते हैं। सपोज एक ही शेयर वारंट है, एक शेयर वारंट है जहाँ पे लिखा है ये शेयर वारंट के अगेंस्ट ना आपको एक इक्विटी शेयर मिलेगा 100 रुपीज़ ईच का। जब वारंट खरीदोगे तो आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ता है अपफ्रंट कुछ अमाउंट। सपोज आपने 30 रुपये पे किया अपफ्रंट और ये वारंट पे डेट भी लिखा होता है कि इतने दिनों के बाद इक्विटी शेयर मिलेगा। सपोज लिखा है 3 मंथ्स के बाद मिलेगा। 3 महीने के बाद आप ये वारंट लेके गए कंपनी के पास और बोला देखो मेरे पास ये वारंट है, मुझे आप एक इक्विटी शेयर दो। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इक्विटी शेयर 100 रुपये में ही दे। आज मान लो मार्केट में प्राइस 500 चल रहा है लेकिन कंपनी को आपको 100 में ही देना पड़ेगा। अब आपकी पॉकेट से कितना जाएगा? सिर्फ 70 रुपये जाएगा। अगर मार्केट से खरीदने जाते तो अभी पूरा का पूरा 500 चला जाता। तो शेयर वारंट आपके पास एक हक है, राइट है। अब इसी की अपोजिट कंडीशन, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत रेयर केस होता है। अब मान लो यही शेयर का प्राइस हो गया मार्केट में 50 रुपीज़, क्या आप अभी वारंट एक्सरसाइज करोगे या नहीं? नहीं, क्योंकि जो चीज़ अपने को 50 रुपये की मार्केट से मिल रही है उसको अपने 100 रुपये दे के क्यों खरीदे। हालांकि अपने 30 रुपये ऑलरेडी चले गए, फिर भी अपने को 70 तो देने पड़ते ना। तो एक बार 30 का लॉस तो अपने को गंवारा है, अपने को पूरा 100 का लॉस क्यों डुबाना। तो शेयर वारंट क्या है? जस्ट एक राइट है, अपने पास एक हक है कि फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर, जो क्वांटिटी लिखी है, जो प्राइस पे लिखा है, वो हम ले सकते हैं। दैट इज काइंड ऑफ कूपन। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एक्ट है वो कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं लगता। कोई भी कन्वर्टेबल बॉन्ड,
बॉन्ड क्या होता है हमारा? डेट इंस्ट्रूमेंट जो कन्वर्टेबल है, मतलब फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्टेबल वारंट पे ये एक्ट नहीं लगेगा, शेयर वारंट पे ऑप्शंस और राइट। आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट में, वो सारे ऑप्शंस पे भी शेयर वारंट नहीं लगते। आई अंडरस्टैंड कि अभी ये टर्म्स इतने फेमिलियर नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अब भी ऑप्शंस लर्न कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में पूरा कंटेंट आएगा। Insofar as entitled the person in whose favor the foregoing has been issued, whether by conversion on the basis of price agreed upon when the same was issued। आपको ये जो वारंट और मिला है, इसमें आप फ्यूचर में उतना ही प्राइस दोगे जितना आपने जब खरीदा था तब डिसाइड किया था। जैसे हमारा शेयर कितने का था? 100 का था, तो आप फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ 70 ही दोगे। किसके बेसिस पे डिसाइड हुआ था? जो आपने खरीदा ना तब भी डिसाइड हो गया था। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है इधर? ओके। एंड लास्ट यहाँ पे बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हित में ये एक्ट किसी भी जगह पे अप्लाई नहीं होना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड में पावर रखी हुई है। ये अपने को एंड में पढ़ना है, एंड लिख दो, ये चैप्टर एंड होगा तब। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी समझ आई। 3 चीज़ है, क्या था? आरबीआई गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई भी कॉरपोरेशन किस में सेटअप हुआ है? स्पेशल लॉ में सेटअप हुआ है। नेक्स्ट है अपना कन्वर्टेबल बॉन्ड है, शेयर वारंट है, ऑप्शंस है, राइट, वेयर द प्राइस इज प्री डिटरमाइंड, आप ऐसा लिख सकते हो, प्राइस इज प्री डिसाइडेड शॉर्ट में। और थर्ड, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, डेवलपमेंट दैट एक्ट शुड नॉट बी अप्लाइड। अब आता है सेक्शन नंबर 2, दैट इज डेफिनेशंस। सिक्योरिटी की डेफिनेशन, इसको लिख लो एंड। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आप पूरा का पूरा अपना, ये जो एक एक चीज़ें हैं उनके इंडिविजुअल एक एक चैप्टर्स है अपने, तो अभी डिस्कस करने की बजाय जब आपका पूरा कंटेंट फिनिश हो जाएगा उस टाइम रीड करोगे तो ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी आपको। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी परचेज, सेल, ट्रांसफर ऑफ राइट और इंटरेस्ट के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट जैसे वर्ड सुना होगा ना, ऑन स्पॉट, मतलब तुरंत का तुरंत, उसी टाइम। अब यहाँ पे स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो, स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो डिलीवरी बेस्ड और दूसरा होता है डेरिवेटिव बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड मतलब आपने पैसे दिए, सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, या फिर आपने सिक्योरिटीज बेची तो सिक्योरिटी आपके अकाउंट से क्या हो गई? डेबिट हो गई। तो डिलीवरी बेस्ड का मतलब है कि आपके डीमैट अकाउंट में एक्चुअली सिक्योरिटी आई थी या एक्चुअली सिक्योरिटी गई थी, आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांजेक्शन होना। और डेरिवेटिव बेस्ड इसको हम बोलते हैं इंट्राडे, सुना होगा वर्ड। ओके, इंट्राडे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज आपको आज लगा कि टाटा मोटर्स बढ़ने वाला है, आपने सुबह सुबह टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिए, फिर आप एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है बढ़ने वाला है, तो आपने सोचा कि आज ही मैं बेच दूंगा, तो आपने आज ही के लिए सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक ही दिन में तो आपके अकाउंट में सिक्योरिटी आती नहीं, टाइम कितना है? T+1 है अभी, तो उसी दिन आप खरीद के लेकिन बेच सकते हो, तो आपको बीच में क्या होगा? जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना वो आपको मिल जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटी नहीं आएगी। तो जहां पे डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटी नहीं आती तो उसको हम डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट है या फिर डेरिवेटिव बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। पॉइंट समझ आया? डिलीवरी में क्या होता है? अपने डीमैट अकाउंट में एक्चुअली शेयर डिबेंचर क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते हैं, दैट इज डिलीवरी। इंट्राडे में मतलब आप एक ही दिन में खरीदो बेचो, लेकिन एक ही दिन में तो ट्रांजैक्शन जस्ट पैसों का ट्रांजैक्शन होगा, एक्चुअली में सिक्योरिटीज नहीं आ पाएंगी आपके पास, तो दैट इज इंट्राडे। अब यहाँ पे है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस either on the same date of the contract or on the next day, the actual period। अब पहले क्या होता था? पहले डीमैट फॉर्म में सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। स्क्रा एक्ट कौन से ईयर का है? 1956। तो उस टाइम फिजिकल डिलीवरी तो थी नहीं, क्योंकि डिपॉजिटरीज कब आई थी? 1996 में आई थी डिपॉजिटरीज।
इनिशियली जब मैंने बताया था, और याद नहीं होगा, दैट इज़ फाइन। तो 1996 के पहले तो अपने फिजिकल ही शेयर थे, तो उस टाइम भी स्पॉट डिलीवरी बोलते थे, लेकिन किसको? आज ही आपका सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन हुआ है तो सिक्योरिटी आपके पास आ गई, पेमेंट मेरे पास आ गया आज के दिन ही, या फिर मैक्स टू मैक्स कल, नेक्स्ट दिन, तो उसको बोला जाएगा स्पॉट डिलीवरी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है द एक्चुअल पीरियड फॉर डिस्पैच ऑफ द सिक्योरिटी और द रेमिटेंस ऑफ मनी थ्रू द पोस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड इफ दे डू नॉट रिजाइड इन सेम टाउन और लोकेलिटी। लेकिन दिक्कत क्या है, सपोज मैं सूरत में रहती हूँ और आप चेन्नई में रहते हो। अब जब डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन था, फिजिकल डिलीवरी होती थी, तो जहाँ मेरे यहाँ से सर्टिफिकेट जाने में आपको 2-4 दिन तो लगेंगे, तो वो 2-4 दिन ट्रैवल टाइम को एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। या फिर कभी ऐसा हुआ कि आपके बैंक अकाउंट से तो पैसे कट गए लेकिन बैंकिंग हॉलीडे थी, तो उस केस में 2-3 दिन मेरे पास पैसे नहीं आ पाए, तो बीच वाले पेमेंट को, जो ट्रांजैक्शन के बीच वाले टाइम है, उसको एक्सक्लूड कर दोगे। और उसके अलावा एक ही दिन में अगर ट्रांसफ़र हो चुका है तो क्या मान लेंगे? स्पॉट डिलीवरी मान लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैंने ट्रांजैक्शन किया आपके साथ, मैंने आपको, सपोज आज कौन सी डेट है? 12th, ओके, 12th को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपको सिक्योरिटीज़ सेंड कर दी और आपको सिक्योरिटीज़ 15th को मिली, आपने अमाउंट सेंड कर दिया, वो अमाउंट तो मुझे 12th को मिल गया, क्या इसको स्पॉट डिलीवरी बोलेंगे? क्यों? सेम डे ना? हाँ, क्योंकि मैंने सेम डे ही ट्रांजैक्शन कर दिया, लेकिन आपको मिली 3 दिन के बाद, तो बीच वाला टाइम तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे ऐसा होता कि 12th को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने आपको सिक्योरिटीज 15th को डिस्पैच की और आपको 18th को मिली, क्या अभी स्पॉट डिलीवरी है? नहीं है, क्योंकि ये टाइम तो चलो हटेगा, लेकिन 12th के बाद भी 13 तक हो जाना चाहिए था। मैंने एक्स्ट्रा कितना ले लिया? 14, 15, 2 दिन और ले लिए एक्स्ट्रा। ये हो गया जब आपका फिजिकल डिलीवरी था। नेक्स्ट है, ओके, मैंने 2 ओनर्स बताए थे आपको, एक बेनिफिशियल ओनर, दूसरा रजिस्टर्ड ओनर, इफ़ यू रिमेंबर। तो पहले जब हमारा डीमैट अकाउंट नहीं था तो कंपनी के लिए दोनों ओनर ही कौन होते थे? शेयर होल्डर्स। बेनिफिशियल ओनर भी शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड मतलब उनके बुक ऑफ अकाउंट में भी शेयर होल्डर का नाम लिखा होता था। लेकिन जैसे ही डीमैट में सिक्योरिटी कन्वर्ट हुई, रजिस्टर्ड ओनर कौन हो गया? डिपॉजिटरी, कि कंपनी ने डिपॉजिटरी के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए, अपने रजिस्टर में लिखा कि डिपॉजिटरी हमारी रजिस्टर्ड ओनर है। और बेनिफिशियल ओनर कौन हो गया? हम, शेयर होल्डर जिनके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट है। अब ये वाला बोला गया है द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी। अब स्पॉट डिलीवरी आज के टाइम पे किसको बोलेंगे? जब डिपॉजिटरी सिक्योरिटी एक अकाउंट होल्डर के दूसरे अकाउंट होल्डर में ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिटरी फ्रॉम अकाउंट ऑफ वन बेनिफिशियल ओनर टू अनदर बेनिफिशियल ओनर व्हेन द सिक्योरिटी आर डेल्ट बाय डिपॉजिटरी। इधर टाइम लिमिट क्यों नहीं बोली? ऑनलाइन सी, ट्रेडिंग का पहले टाइम लिमिट था 4 दिन में ट्रांसफर होती थी सिक्योरिटी, T+4, T+3, T+2, आज के टाइम पे T+1 है। अब धीरे धीरे वो T+0 भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं पता, और फ्यूचर में ऐसा होगा कि तुरंत ट्रांजैक्शन किया, तुरंत आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो गया, इसीलिए टाइम पीरियड इधर नहीं बोला। तो जब डिपॉजिटरी अगर आपके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है तो उसको तुरंत का तुरंत स्पॉट डिलीवरी माना जाएगा, वैसा बताया गया इधर। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्टॉक एक्सचेंज की। उससे पहले 2 वर्ड्स अपने को समझने हैं। यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे गए हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेट्स क्या होता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड सुना होगा। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज, कॉर्पोरेट मीन्स कंपनीज। पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या था? इंडिविजुअल था या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉपर फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो अब जैसे ही ये एक्ट आया, सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेटाइजेशन करना पड़ा, मतलब उनको क्या बनना पड़ा? कंपनी बनना पड़ा। तो कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कंपनीज।
कन्वर्टिंग इनटू कंपनीज। कन्वर्टिंग इनटू कंपनी। अब सारे के सारे जो भी स्टॉक एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ वैसे ये स्टॉक एक्सचेंज सारे के सारे कंपनीज बन गए। अब कंपनी इसलिए बनाया गया क्योंकि कंपनी में क्या सेपरेशन होता है, ओनरशिप और शेयर होल्ड मैनेजमेंट का सेपरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लॉन्ग टर्म कंपनी रह पाती है, कंपनी का शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं होता एज सच, मतलब शेयर होल्डर की डेथ हो गई फिर भी कंपनी सर्वाइव करेगी, इसीलिए पहले कॉर्पोरेटाइजेशन करवाया। उसके साथ साथ एक और वर्ड है डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब है कि ओनरशिप को ट्रेडिंग से अलग रखा गया। पहले स्टॉक ब्रोकर क्या करते थे, आपके ही शेयर्स के बिहाफ पे वो लोग उनको ट्रेड भी करते थे और उनके पास ह्यूज पावर थी, तो वो ओनरशिप भी होल्ड करते थे। और जैसे मेन ब्रोकर का काम क्या होना चाहिए, आपके बिहाफ पे आपका ही ट्रेड लगवाना, लेकिन वो आपका ट्रेड तो लगवाते भी थे लेकिन खुद भी साथ साथ में ट्रेड करते थे, तो यहाँ पे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप फ्रॉम ट्रेडिंग। इसका मतलब पहले ये नोट डाउन कर लो फिर हम समझते हैं। इसका मतलब ट्रेडिंग कौन कर पाएगा, जो कि शेयर्स का ओनर है, और स्टॉक एक्सचेंज को कौन मैनेज करेगा, जो कि स्टॉक ब्रोकर्स हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का काम करो, ट्रेडिंग का काम तो शेयर होल्डर शेयर ओनर्स करेंगे, तो आप दोनों काम मैनेज मत करो। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जहाँ पे ब्रोकर्स के पास ह्यूज पावर थी, उनकी पावर को कट शॉर्ट किया गया कि आपका जस्ट मैनेजमेंट का काम है, बाकी ट्रेडिंग और का काम दूसरे लोगों का है, आप दोनों चीज़ें मत करो। तो ये हुआ डीम्यूचुअलाइजेशन। दोनों पॉइंट समझ आए। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव। डीम्यूचुअल मतलब उसी कलेक्टिव को ब्रेक डाउन किया गया, आपने कलेक्टिव को तोड़ा यहाँ पे। अब यहाँ पे दो सिनारियोज होते हैं। ये जो इंडिविजुअल बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जैसे ही अपना स्क्रा एक्ट आया 1956 में, इनको दोनों चीज़ें करनी पड़ी अगर वो आगे एज अ स्टॉक एक्सचेंज का काम करना चाहते हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन भी करना पड़ा, डीम्यूचुअलाइजेशन भी करना पड़ा। तो अब ये बन गए कंपनी, और अब कंपनी बनने के बाद ये लोग आगे जाके स्टॉक एक्सचेंज का काम कर सकते हैं। अब एक और केस, 1956 के बाद कोई भी पर्सन को अगर स्टॉक एक्सचेंज बनना है तो वो पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इनकॉर्पोरेट होगा या सीधा कंपनी ही बन सकती है? सीधा कंपनी ही अब जाके स्टॉक एक्सचेंज बन सकती है, क्योंकि पहले इनको सबको कन्वर्ट किया गया, फिर कंपनी बनाया गया, फिर ही आप स्टॉक एक्सचेंज बन सकते हो। तो एक्ट तो तब तक आ गया था, तो एक्ट आने के बाद किसी भी पर्सन को स्टॉक एक्सचेंज बनना है तो कंपलसरी उसको पहले कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, फिर ही आगे जाके वो लोग स्टॉक एक्सचेंज बन सकते हैं। यहाँ पॉइंट क्लियर है सारे? ओके। अब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन में भी यही चीज़ बताई गई है कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। तो कि कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन के पहले भी बॉडी बनी थी और आज अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है तो वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाएगी आज की डेट में भी। नेक्स्ट, any body corporate under the Companies Act under the scheme of corporatization, demutualization or otherwise। तो ये बता दिया गया कि उसके बाद कोई भी कंपनी बनी है कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज का काम कर सकती है।
दोनों पॉइंट्स। अब मेन इधर आता है कि स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है। ये दो तो लोग बता दिए गए। अगर वही काम फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, डीलिंग इन सिक्योरिटी, मेन काम स्टॉक एक्सचेंज का है कि सिक्योरिटीज के रिलेटेड बाय सेल डील हो रहा है उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना या असिस्ट करना। ये डेफिनेशन क्लियर है स्टॉक एक्सचेंज की। नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइज द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको परमिशन देके रखी है, जिसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको हम RSE बोल देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत फालतू सी डेफिनेशन। गवर्नमेंट कोई भी बॉन्ड डिबेंचर्स इशू करती है लोन रेज करने के लिए पब्लिक से, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव भी लास्ट लिखना। ये पूरा का पूरा कंटेंट होने के बाद अपना पूरा CMSL हो जाएगा। डेरिवेटिव्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है, तो वो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, तो उसी के साथ ये डेफिनेशन हो जाएगी। SAT सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में प्रॉपर ट्रिब्यूनल पढ़ी थी, क्या क्या ट्रिब्यूनल थी? NCLAT, फिर NCLAT, आगे सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा का पूरा हायरार्की था। वैसे ही आपका सेबी में या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट में हायरार्की है। सबसे पहले है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी एक बॉडी है, सेबी इंडिविजुअली डिसीजन नहीं सुनाती, मतलब इंडिविजुअली इतने केसेस एक बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। तो सेबी के अलग अलग ब्रांचेस हैं और इन्हीं के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं। अगर सेबी बोलो या AO बोलो, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, ये जो भी डिसीजन पास करेंगे उनके अगेंस्ट आप अपील लाते हो SAT में, दैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सेबी से हायर बॉडी है। अब इनके बाद अगर आपको अपील फाइल करनी है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। तो ये इनिशियल से जहाँ कहीं भी प्रॉपर अपील वाला पॉइंट आएगा, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। सेबी से SAT, SAT से अपना सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल। किसका? AO, ऑथराइज्ड ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेंबर। जहाँ कहीं भी मेंबर्स का टर्म आएगा, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स को समझना, रिलेवेंट नहीं है डेफिनेशन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड, कि स्टॉक एक्सचेंज को अगर किसी भी पर्सन को एज ए स्टॉक एक्सचेंज काम करना है, सबसे पहले परमिशन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो दैट इज अंडर सेक्शन 3 कि एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन। आप एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे। फिर सेक्शन नंबर 4 कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कब परमिशन देगी, क्या क्या चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी, फिर आपको परमिशन देगी कि आप एज अ स्टॉक एक्सचेंज काम कर सकते हो। और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप कौन से ऐसे गलत काम करोगे जिसकी वजह से आपकी परमिशन क्या हो सकती है, विड्रॉ हो सकती है, दैट इज सेक्शन 5। तीनों चीज़ें सेक्शन के साथ लर्न करना, सेक्शन 3, 4 एंड 5। देखो सेक्शन सारे लर्न नहीं हो सकते और इतना ज़्यादा मेन फोकस करना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। जहाँ सेक्शन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, आई लेट यू नो कि ये सेक्शन तो आपको आंसर में अपने कोट करने ही हैं। जैसे सेक्शन 3, 4 एंड 5। सेक्शन 3 में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी है। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी है। आज सारा का सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं संभालती, आज की डेट में काम सेबी संभालता है। तो आपको आज एप्लीकेशन सेबी को देनी पड़ेगी। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए लिखा है, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि इधर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लिखा हुआ है? 1956 का ना? हाँ, और सेबी कब आया? 1992 में, करेक्ट। जब 1956 में सेबी था ही नहीं, तब सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती थी। जैसे ही 1992 आया, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सारा काम तुम कर लो भाई, हमारे पास बहुत काम है ऑलरेडी, सब सेबी को दे दिया। तो इधर बताया सेक्शन 3 लेड डाउन दैट स्टॉक एक्सचेंज डिजायरस ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। इधर स्लैश में इसीलिए लिखा हुआ है, तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट / सेबी।
और ये शॉर्ट फॉर्म्स एक्रोनिम्स कब लिखोगे, एक बार फुल फॉर्म लिख दोगे, उसी के बाद आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हो। जैसे सेबी है तो एक बार आपको यहाँ पे सेबी चलेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सीजी डायरेक्टली कभी मत लिखना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो, ब्रैकेट में सीजी लिखो, फिर आप पूरे आंसर में सीजी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एवरी एप्लीकेशन शैल कंटेन, एप्लीकेशन में जो जो बताया गया है वो पर्टिकुलर्स तो होंगे ही, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के खुद के बायलॉज होंगे, इंटरनल वर्किंग के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं उसको बायलॉज बोला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे या एक्सेट्रा वो बायलॉज में लिखा होगा। उसके साथ साथ आपको जनरल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपको जनरल रूल्स भी बताना है कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज बना कैसे, और उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें भी बतानी है, ये 4 पर्टिकुलर चीज़ें। तो यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फाइल करोगे, स्पेसिफिकली जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी को एप्लीकेशन फाइल करोगे, एक तो पर्टिकुलर्स के साथ साथ क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, पर्टिकुलर्स के साथ बायलॉज। हाँ, बायलॉज कॉपी, फिर जनरल रूल्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन और पर्टिकुलर रूल्स। पर्टिकुलर रूल्स 4 चीज़ों के लिए यहाँ पे बताया गया। पहला पर्टिकुलर रूल बताया गया है कि आपको गवर्निंग बॉडी के लिए स्पेशल डिटेल देनी पड़ेगी। गवर्निंग बॉडी का मतलब जो बना रहे हो, हाँ, आज जो स्टॉक एक्सचेंज बन रहा है उसके डायरेक्टर्स कौन है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर मैनेजमेंट कौन है, कौन गवर्न करता है, गवर्निंग बॉडी कैसे बनी, कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई, गवर्निंग बॉडी की पावर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, गवर्निंग बॉडी तो बन गई लेकिन उसके नीचे भी काफ़ी लोग काम करने के लिए होंगे, उनको बोला जाएगा ऑफिस बियरर्स। ऑफिस बियरर्स की राइट ड्यूटीज़ क्या हैं, दैट इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स को ऐड करता है तो मेंबर्स की एडमिशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन देखेगा, कब सस्पेंड कर सकता है, कब एक्सक्लूड कर सकता है, कब एक्सपल्शन कर सकता है। एक्सपल्शन मतलब निकाल देना, टू रिमूव, कब एक्सपल्शन कर सकता है। नेक्स्ट है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मेंबर को एज अ पार्टनर बनाता है तो पार्टनर बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। इन केस में द रूल प्रोवाइड फॉर मेंबरशिप एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव क्लर्क्स एक्सेट्रा। 4 चीज़ें पर्टिकुलर में, एक तो गवर्निंग बॉडी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन और मैनेजमेंट, फिर ऑफिस बियरर्स के पावर्स फंक्शंस, फिर नेक्स्ट आप मेंबर्स के रिलेटेड एडमिशन क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा, और फोर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज अ मेंबर। अपन ने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अपने फ्री है। आगे काम क्या, कौन सा सेक्शन करेगा, सेक्शन 4, दैट इज ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज। क्या हुआ, 4th वाला, द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज अ मेंबर। स्टॉक एक्सचेंज में 3rd वाला पॉइंट क्या था, कोई भी मेंबर रजिस्टर होगा तो उसके लिए इन्फो देनी है। 4th पॉइंट, हम पार्टनरशिप फर्म को एज अ मेंबर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को अलग से बताना पड़ेगा कि कौन सी पार्टनरशिप फर्म हमारी मेंबर बन सकती है, बन भी सकती है या नहीं, हम बनाना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। नेक्स्ट है सेक्शन 4, ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ें देखेगी फिर ही आपको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेगी। चीज़ों में पहले यहाँ पे बोला गया है कि जो भी बायलॉज स्टॉक एक्सचेंज ने सबमिट किए थे, रूल्स और बायलॉज, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंफॉर्मिटी में है या नहीं। कंफॉर्मिटी मतलब हाँ, इन लाइन विद आप बोल सकते हो, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू। कंफॉर्मिटी मतलब हाँ सेम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन या गाइडलाइन इशू किया था उसके हिसाब से है या नहीं, पहले ये पॉइंट चेक किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आज की जो कंडीशन है वो कंटिन्यूस रहे, क्योंकि हमारा मार्केट चेंज होता रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नई नई कंडीशंस डालेंगी। तो नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अभी से पूछ के रखती है कि देखो फ्यूचर में मार्केट चेंज होगा, हम आप पे नई कंडीशंस डालेंगे, क्या आप उनको भी कंप्लाई करने के लिए तैयार हो या नहीं, अगर वो कंडीशन आपके बेनिफिट में हुई तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यही है, द स्टॉक एक्सचेंज इज विलिंग टू कंप्लाई विद एनी अदर कंडीशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर consulting with governing body and the member
रिगार्डिंग द एरिया मे इम्पोज फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। तो ये अगर इतना भी पॉइंट टिक करोगे, इतना भी लिखोगे तो दैट इज़ फाइन कि स्टॉक एक्सचेंज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नई कंडीशन डालता है मार्केट को देखते हुए तो उसको फ्यूचर में कंप्लाई करने के लिए रेडी है या नहीं। थर्ड है इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट। क्या हम स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन दे रहे हैं वो ट्रेड के हित में है या नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के हित में है या नहीं। 3 पॉइंट टिक मार्क होते हैं तो हम मान सकते हैं इधर कि अपने स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन दे सकते हैं, उनको परमिशन दे सकते हैं काम करने की। इट मे ग्रांट रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट टू द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन एफोसाइट एंड द फॉर्म द कंडीशन। अब नीचे कुछ और पॉइंट बताया गया, ऊपर वाले क्या थे फैक्टर्स जो हमें चेक करने हैं, नीचे फैक्टर्स तो हमने चेक कर लिए, सब टिक है। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज पे कौन कौन सी कंडीशन लगा सकती है, तो ये कंडीशंस बताई गई हैं कि मेंबर्स के क्वालिफिकेशन पे कंडीशन लगा सकती है। सभी यहाँ पे इन लाइन है या थोड़ा फास्ट जा रहा है? ठीक है, ओके। यहाँ पे कंडीशंस में बोला गया है कि मेंबर्स कैसे आप लेके आओगे, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है। कॉन्ट्रैक्ट आप किस हिसाब से अलग अलग कंपनीज के साथ एंटर करोगे उसका मैनर बता सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बोल सकता है ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी हमेशा चाहेगा कि स्टॉक एक्सचेंज पे हमारा भी सुपरविजन रहे, तो फिजिकल सुपरविजन से बेटर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला गया है द रिप्रेजेंटेशन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज नॉट एक्सीडिंग 3 एज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई। हर स्टॉक एक्सचेंज पे मैक्स टू मैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 3 मेंबर्स रख सकता है सुपरविजन के लिए। द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द मेंबर ऑडिट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट whenever required by सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कभी भी ऑडिट करने को बोले कि आप अपने मेंबर्स का ऑडिट करवाओ तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। तो ये और कंडीशंस इम्पोज हो सकती है। फिर जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज हुआ वैसे ही उसको अपने को लोगों को तो बताना पड़ेगा ना, तो लोगों को कैसे पता चलता है? ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होके। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? जो भी एक्ट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देते हैं वो इसलिए। हाँ, बट ऑफिशियल गैजेट को हम ना हिंदी में राजपत्र बोलते हैं, तो ये हर टाइम निकलता है। वहाँ पे कुछ भी लॉज रेगुलेशन आए हैं, कुछ भी स्पेशल पॉइंट आए हैं जो कि जनरल पब्लिक को बताना है, वो पब्लिश होता है। तो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट को पब्लिश होंगे। एंड अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन तो उससे पहले आपको क्या देनी पड़ेगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBH आपको देना पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते अनलेस यू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 5 दैट इज विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, विड्रॉ कब किया जा सकता है? हाँ, करेक्ट, जब या तो स्टॉक एक्सचेंज ने जो लंबे जोड़े प्रॉमिस किए थे बाईलॉज में वो सेटिस्फाई नहीं किए, या फिर कुछ भी गलत काम किया तो उनका रिकॉग्निशन विड्रॉ हो सकता है। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऐसे ही विड्रॉ नहीं होगा, हम सामने वाली पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका देंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी पे एक रिटन नोटिस भेजेगा कि हम आपके रिकॉग्निशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, आप रिप्लाई दो उस चीज़ के लिए। कंसीडरिंग द विड्रॉवल इन द नोटिस एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, फिर ही रिकॉग्निशन विड्रॉ हो सकता है। अब जैसे ही रिकॉग्निशन विड्रॉ हुआ उसके पहले स्टॉक एक्सचेंज ने कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखे होंगे काफ़ी सारे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स तुरंत के तुरंत नल और वॉइड हो जाते हैं क्या? क्या होता है? एक टाइम पीरियड तक वैलिड रहता तो होता ये है कि एनीबॉडी कॉन्ट्रैक्ट तुरंत कैंसिल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? आज स्टॉक एक्सचेंज ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर्सन के साथ, कल रिकॉग्निशन चला गया तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो सामने वाले पर्सन का तो लॉस हो सकता है ना। हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट, अगर जिस दिन रिकॉग्निशन आपका विड्रॉ हुआ उसके पहले के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वैलिड ही रहेंगे। अगर वो गुड फेथ में हुए हैं वो वैलिड ही रहेंगे, वो अगर फ्यूचर तक इम्पोज हो सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पॉसिबली ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वो वैलिड ही रहेंगे। नेक्स्ट में यही बोला गया है दैट इज हाउएवर द विड्रॉवल शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड
or made before the date of notification, and after consultants make such provision as it deems fit for withdrawal and any subsequent notification similarly published for due performance of the contract outstanding on that date. अच्छा जैसे हमने ग्रांट किया था लोगों को बताया था या नहीं, ऑफिशियल गैजेट में बताया था, वैसे ही विड्रॉ करोगे तो भी ऑफिशियल गैजेट में आपको बताना पड़ेगा। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में बताया उससे पहले के सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोविजन निकालेगी कि उनको कैसे फुलफिल किया जाए जिससे लोगों का कम से कम लॉस हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ बताया गया है कि 1956 में सारे स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना पड़ा था, व्हाट वाज द वर्ड, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। अगर आप नहीं कर पाए, आपको टाइम दिया गया था सारे स्टॉक एक्सचेंज को, अगर नहीं कर पाए तो भी आप एज सच काम नहीं कर सकते, रिकग्निशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि बाईलॉज ठीक नहीं है, उनको वापस रिवाइज करके भेजो मेरे पास, आपने वो भी नहीं किया, रिकग्निशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। टर्म्स और कंडीशन आपने कंप्लाई नहीं किए तो भी रिकग्निशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। एंड ये हाउएवर वाला पॉइंट इधर डिटो कॉपी पेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट वाला। जस्ट रीड दैट पॉइंट, एंड तक यहाँ तक रीड कर लो। हो गए सारे पॉइंट्स? ओके, वी कंटिन्यू टुमारो एंड क्वेश्चंस ग्रुप में आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। और कल यहाँ पे आफ्टर द बैच 1 घंटे वापस क्वेश्चन राइटिंग 30-40 मिनट्स। क्या क्वेश्चन कल ही नहीं दोगे, अभी दे दो, मतलब ग्रुप में लेके पहले दे दोगे? नहीं, मतलब कल ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आज ये कंटेंट रीड कर लेना एटलीस्ट। कल सब खत्म जैसे पहले होता था वैसे। वैसे प्रिपेयर तो करके ही आना ही है पूरा का पूरा कंटेंट। चेक कौन करोगे आप? राशि मैम और मी, whoever gets time।